देखिए, अभी हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं और मूल अधिकारों के तहत हमने अनुच्छेद 12 से स्टार्ट किया था और आज हम पहुँचे हैं अनुच्छेद 23-24 पढ़ने के लिए। तो इससे पीछे के जो अनुच्छेद थे उनको पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हो। देखिए, एक जानकारी भी देनी थी कि अभी पेट का एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने की उम्मीद है। तो अब मान के चलिए कि 22 में चुनाव है अगले साल और इस साल कोरोना भी रहा, तो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम होंगे सब, बहुत जल्दी, मतलब फार्म भरने के 15-20 दिन के बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे। और जो लोग लगातार तैयारी करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, तो फिर उनका सिलेक्शन भी होता है। और कुछ लोग वो बरसाती मेढक टाइप लोग कि भाई एग्ज़ाम आया तो एडमिट कार्ड आया, पढ़ाई करने भागो, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आते हैं अपने मुद्दे पर, पढ़ते रहो। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ऐसा क्या हुआ कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो जैसे कि आपने इतिहास पढ़ते हो, जब औपनिवेशिक काल पढ़ते हो, जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे यहाँ, तो रैयतवाड़ी एक प्रथा थी, महालवाड़ी और जमींदारी, ये राजस्व व्यवस्थाएं थी। और इनके तहत क्या होता था, जमींदार लोग होते थे, उनके पास ज़मीन होती थी और उसमें बहुत सारे मजदूर लोग काम करते थे। तो एक व्यवस्था ऐसी बन गई थी, एक समाज का जो था उच्च वर्ग हो गया था, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत ज़मीन थी, और एक ऐसा शोषित वर्ग हो गया था जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय दूसरे की मजदूरी करने के। तो ऐसे शोषित वर्गों का शोषण आज़ाद भारत में ना हो, क्योंकि आज़ादी में सबका योगदान है, इसलिए इस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान रखे गए। अब हम इसमें एक एक शब्द को जानेंगे और कुछ ऐसा भी जानेंगे जो शायद अभी तक इसमें नहीं पढ़ा होगा। तो इस अनुच्छेद से पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये समूह है 23 और 24 का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 23 में कौन सा दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम। इन दो शब्दों को समझ लीजिए। दुर्व्यापार क्या होता है, एक तो होता है व्यापार, आप अनाज का व्यापार करते हैं, कोई अपनी सब्जी का व्यापार करता है, कोई गाड़ी बनाता है, उद्योगपति है वो अपना उसका व्यापार करता है। लेकिन मानव का व्यापार मतलब मानव की खरीद फरोख्त। आपने पहले पढ़ा होगा इतिहास में कि पहले क्या है, मनुष्य को बेचा जाता था, गुलाम बना के, दास बना के उसे बेचा जाता था। वैश्यावृत्ति आज भी है और दास प्रथा में कहीं कहीं अभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको स्टेशन पर से उठा लिया या कहीं रास्ते में किसी का बच्चा खो गया उसको उठा लिया, फिर उसको क्या करते हैं लोग, बेच देते हैं। और ऐसे ही करके बहुत सारी लड़कियां हैं जो नेपाल से या कहीं गरीब राज्यों से ला के बेची जाती हैं और वो किस में लगाई जाती हैं, वैश्यावृत्ति में। वैश्यावृत्ति समझते हो, तो उसमें दुर्व्यापार होता है। दुर माने खराब या बुरा व्यापार, तो मनुष्य का व्यापार इसमें मतलब दुर्व्यापार है, मनुष्य का जो व्यापार होता है तो वो नहीं कर सकते। दूसरा बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब होता है कि बल के आधार पर श्रम करवा लेना। जैसे गांव में पहले जमींदार लोग होते थे और कोई रास्ते में जाता था, उससे कहते थे इधर आओ भाई, आके अपना काम करवा ले, चलो ये काम करो। पता लगाया कि वो जा रहा था अपना चारा काटने, अब वो उनका गोबर डाल रहा है और उसके बाद फिर वो अपना काम करने जाएगा। तो इसे बलात्श्रम मतलब बल के आधार पर ज़बरदस्ती काम करवा लिया। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इसको आर्टिकल 23(1) में क्या प्रावधान किया गया है। इसे 3 चीज़ों को मना किया गया है कि ये नहीं कर सकते। पहला क्या है, मानव का दुर्व्यापार, जैसा मैंने आपको समझाया कि वैश्यावृत्ति है या बच्चों की खरीद फरोख्त, मनुष्य की खरीद फरोख्त, पहले दास बना के बेचते थे, अब वो नहीं हो सकता। मानव का दुर्व्यापार करना अपराध है। बेगार। बेगार एक शब्द होता है, जैसे घर पर भी कभी कभी कह देते हैं कि कैसी बेगार गांठत। बेगार का मतलब होता है बगैर पैसे काम करवाना। ऐसे ही ऐसा भी बहुत चलता था कि गांव का कोई बड़ा आदमी है, उसने अपने खेत में गन्ना खुदवा लिया और बाद में पैसे भी नहीं दे रहे, तो वो बेगार है। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गांव में जो बहुत गरीब होते हैं, जिनको केवल रोटी मिल जाए, पैसा भी नहीं, तो उसी चक्कर में वो काम करवाते रहते थे लोग, तो बेगार को मना किया गया। बेगार मतलब बगैर पैसे की, बगैर पेमेंट के काम करवाना, बेगार। तो इसे भी मना कर दिया गया कि भाई ये अपराध होगा, अब कोई बेगार नहीं करवा सकता। दूसरा बलाश्रम, जैसा हमने आपको समझाया था कि बल के आधार पर डरा धमका कर या धन का लालच देकर काम कराना बलात्श्रम होता है। तो इन तीनों को अब क्या कर दिया गया है, हमारे संविधान में अपराध घोषित कर दिया गया है। मतलब मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम, इन तीनों को अपराध घोषित कर दिया। जब अपराध घोषित कर दिया है तो विधि द्वारा दंडित किया जाए। अगर किसी ने ऐसा करवाया, मानव का दुर्व्यापार किया, बेगार किया या बलात्श्रम करवाया, तो विधि द्वारा, कानून के द्वारा उसको दंड दिया जाएगा। विधि मतलब कानून होता है, दंडित किया जाएगा। तो ये 2 शब्द याद रखने वाले। तो ऐसी कौन सी विधियां बनी हैं संविधान में जिसके तहत हम उनको, जो लोग अभी ऐसा काम करवाते हैं तो उनको अपराधी घोषित किया जा सके या उन पर कोई कठोर
कठोर दंड दिया जा सके उन्हें। तो अब एक है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ये 1956 में एक अधिनियम पास किया गया था जिसमें अनैतिक दुर्व्यापार को मना किया गया था। निवारण का मतलब अनैतिक दुर्व्यापार को ख़त्म करना, उसका निवारण करना, कि जो वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है, बच्चों की खरीद फरोख्त होती है, तो उसको रोका जाए किसी प्रकार से। तो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। फिर आया बंधुआ मजदूरी। इसमें एक शब्द आया बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होता है? जैसे कुछ गरीब लोग थे, उनको किसी ने, बड़े आदमी ने थोड़ा कर्जा दे दिया। अब कर्जे के बदले वो उससे लगातार काम करवा रहा, वो बंधुआ मजदूर हैं, उसी के यहाँ काम करेंगे, दूसरे के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। उनको इतना अधिकार नहीं है कि वो दूसरे के यहाँ जा पाएँ। तो बंधुआ मजदूरी करवाने की जो व्यवस्था है उसका निरसन मतलब ख़त्म करने अधिनियम 1976 में आया था बंधुआ मजदूरी। अभी बिहार साइड में और इधर आपने अगर दशरथ माझी मूवी देखी होगी तो वहाँ पर ये एक सीन आता है कि उसका बाप, जो दशरथ माझी के जो पिता है, वो उसको पकड़ के दे देते हैं कि चलो कर्जे के बदले इसको ले जाओ। तो वही बंधुआ मजदूरी वाली व्यवस्था होती है यहाँ पर। तो ये इस अधिनियम बनाया गया कि अनैतिक दुर्व्यापार को रोकने के लिए अधिनियम बनाया 1956 का, और बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 का। कानून कैसे आता है और इसको किससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है, इससे तो साधारण क्वेश्चन बन जाए, लेकिन कानूनों से क्वेश्चन कैसे बनता है? पहले एक तरफ कानून लिखा होगा, अगले उसकी डेट लिखी होगी। ठीक है, तो फिर उसको आपको मैच करना होगा और उसमें से जो फिर नीचे ABCD उसमें जो सही होता है वो करना। तो कानून और डेट इनकी हमेशा याद रखो। 56 के 20 साल बाद 76। तो 56-76 में 2 कानून बने थे जिनसे इस अधिनियम के तहत। अब मान लो कि ना तो मानव का दुर्व्यापार किया जाएगा, ना बेगार, ना बलात् श्रम। अब सोचो कि राज्य कभी ऐसा कर सकता है कि बल के याद कहे कि नहीं भाई सब लोग ऐसा करो? तो अनुच्छेद 23(2) में ज़्यादातर लोग यहीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं, आगे नहीं ध्यान देते, जबकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अनुच्छेद 23(2) में ये प्रावधान किया गया है कि जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, जो हमारी सरकार है, वो क्या कर सकती है? एक ऐसा कानून बना सकती है या ऐसी सेवा लागू कर सकती है जो सबके लिए अनिवार्य हो। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कि इजराइल में कहते हैं कि अनिवार्य सैन्य सेवा है, कि एक बार सभी लोगों को सेना में जाके वहाँ अपनी सर्विस देनी पड़ती है। तो क्या भारत में ऐसा हो सकता है? अगर हो तो बड़ी जिज्ञासा वाली बात है आपके लिए कि अनिवार्य सैन्य सेवा फेसबुक व्हाट्सएप पे चलता रहता है, अनिवार्य सैन्य सेवा, अनिवार्य सैन्य सेवा, भाई कैसे? तो वो इसी आर्टिकल के तहत अगर कभी लागू होगी तो होगी 23(2) के तहत। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो राज्य अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है जिसे अनुच्छेद 23(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कैसे? देखो 23(1) में कहा गया कि बलात् श्रम नहीं करवाया जाएगा, जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, लेकिन राज्य जबरदस्ती काम करवा सकता है। अनिवार्य सेवा का मतलब भी जबरदस्ती काम करवाना ही होता है। तो कुछ लोगों का मन होगा, कुछ लोगों का मन नहीं होगा, लेकिन सरकार क्या भाई ठेल देगी, चलो भाई चलो बॉर्डर पे पहुंचो। लेकिन जैसे उसमें देखो एक सैन्य सेवा हो गई कि सभी लोगों को सैनिक बना देगी, चलो भाई ठीक है, देश पे विपद आई है तो उसको भाई निवारण करो। समाज सेवा, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, सरकार अगर चाहे तो ये कह सकती है कि सभी बच्चे जो भी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जो 30 साल के नीचे हैं, 18 से 30 साल के, अभी मैं समझाऊंगा किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, पहले इसे समझ ले। समाज सेवा कह दे कि 18 से 30 साल तक के सभी बच्चे क्या करेंगे? कोरोना वैक्सीन को लगवाने में मदद करेंगे, गांव-गांव जाएंगे और जिन लोगों को जागरूक करे लाएंगे। तो बच्चे फिर मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सरकार अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। लेकिन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। अगर मान लो सरकार चाहे कि भेदभाव करके लागू कर दे कि इस जाति वाले को सेवा देनी पड़ेगी, इस जाति वाले को सेवा नहीं देनी पड़ेगी, या इस वर्ग वाले को सेवा देनी पड़ेगी, इसको नहीं देनी पड़ेगी, तो ये 4 आधार हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि 18 साल से 30 साल तक के बच्चे हैं, मतलब जो भी युवा हैं वो किसी भी धर्म के हों, उन पे अनिवार्य सेवा लागू की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकती सरकार की नहीं हिंदू धर्म वाले करेंगे, इस्लाम धर्म वाले नहीं करेंगे, ईसाई धर्म वाले करेंगे, जैन वाले नहीं करेंगे, बौद्ध वाले करेंगे। जब करेंगे तो सभी धर्म वाले करेंगे, फिर नहीं करेंगे तो कोई नहीं। मूल वंश के आधार पर भी, मूल वंश के आधार मतलब ये इस प्रजाति के हैं, इस जाति के हैं, कोई काले हैं, गोरे हैं, इस आधार पर कि उनका मूल वंश क्या है, उनकी जनजाति किस जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनके देवता कौन है, वो मूल वंश वाली बात होगी। तो मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि भाई तुम इस परिवार इस खानदान के हो तो तुम ठीक है, तुम नहीं करोगे, इस वाले करेंगे, नहीं सब करेंगे। फिर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते
जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ हैं समाज में, तो किसी जैसे XYZ 4 जातियाँ मान लो, तो ये कहते हैं कि X वाली जाति वाले करेंगे अनिवार्य सेवा, बाकी लोग नहीं करेंगे। नहीं, सभी जाति के, फिर 18 से 30 तक के किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मूल वंश को, किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो उच्च वर्ग के हो चाहे वो निम्न वर्ग के, किसी वर्ग में जब सेवा करेंगे तो सब करेंगे। तो अनिवार्य सेवा जब लागू होगी तो इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखो, पहले हमने आपको अनुच्छेद 15 में पढ़ाया था कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होता है, वहाँ अनुच्छेद हमने 16 में पढ़ाया था कि 7 आधारों पर भेदभाव नहीं होता है, यहाँ हमने 4 आधार बताए हैं। तो यहाँ अब मान लो आप अंदाज़ा लगाओ, क्या लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि लिंग तो इसमें नहीं दिया है। मान लो सरकार ऐसा कहे कि 18 से 30 साल तक के सभी लड़के जो पुरुष हैं वो सेवा करेंगे अनिवार्य, लेकिन महिलाएं नहीं करेंगी, तो हाँ, लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये कह सकती है सरकार कि महिलाएं सेवा नहीं करेंगी, पुरुष करेंगे, ठीक है, तो इसके आधार पर हो सकता है। जन्म स्थान के आधार पर इसमें है कोई, देखो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है, क्योंकि इसमें नहीं है, इन 4 में जन्म स्थान नहीं है। सरकार ये कह सकती है कि उत्तर प्रदेश के सभी युवा बॉर्डर पे जाएंगे, जो कि हमेशा उत्साहित रहते हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, इतनी रेस लगाते हैं, आर्मी के भी वैकेंसी कैंसिल हो गई तो सब परेशान है हमारे यहाँ, तो भागा दौड़ी लगी रहती है। हमारे ज़िले से बहुत लोग आर्मी में भर्ती होते हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है, सबको तैयारी भी करनी चाहिए ज़बरदस्त तरीके। देश सेवा का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता है। तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। निवास स्थान के आधार पर भी, कि कोई कहाँ निवास करता है, उस आधार पर भी भेदभाव हो सकता है, लेकिन इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता। बाकी जो आधार हैं उनमें भेदभाव हो सकता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा इसको, ये 23(1) इसके ये प्रावधान है, 23(2) इसके प्रावधान है। अब इस आर्टिकल को सही से तैयार कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 24। तो अब हम देखेंगे अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है। एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है सीधे सीधे एग्जाम में, वो कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों से संबंधित है, जो बच्चों को शोषण से बचाता है। अब देखिए समाज की मानसिकता देखिए, बच्चों का भी शोषण होता है, मतलब बच्चा ही बड़ा होकर आदमी बनता है, फिर वो आदमी बन के फिर बच्चे का शोषण करता है, वो अपना बचपन भूल जाता है। तो बच्चों का शोषण कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध है। आपको पता होता है कि कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। तो हमारे पहले सोचो, आज़ादी से पहले बच्चे भी काम करते होंगे। 1881 और 1891 का अधिनियम पढ़ना आप, जिसमें एक आया था रिपिन के समय, और उसमें जो कारखाना अधिनियम आया था उसमें बच्चों के काम करने के टाइम के घंटे डिसाइड किए गए थे कि कितने समय तक वो काम करेंगे। मतलब पहले बच्चे काम करते थे, बाद में तो आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन देना चाहिए था हमें, ताकि उनका अनुच्छेद 21 कंप्लीट हो सके, उनके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन ना हो। उनको शिक्षा से जोड़ना है, जो 2009 में हमने संविधान संशोधन करके उसको शिक्षा के अधिनियम लाए। अनुच्छेद जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 से अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, ताकि उनका शिक्षा का अधिकार पूरा हो सके। अगर मान लो बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र में अगर आप कारखाने में लगा दोगे तो वो शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा, कैसे भारत का निर्माण करेगा आगे बढ़ के, और फिर कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये संविधान में आर्टिकल जोड़ा था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना आप समझते हो फैक्ट्री, खान मतलब कोयला निकालने वाली खदान होती है, या फिर वहाँ से लोहा निकाला जाता है, या जो भी अयस्क ज़मीन से खोद के हम निकालते हैं उसको खान कहते हैं। परिसंकट में नियोजन, इस शब्द को समझने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी कार्य जिसमें जान जाने का खतरा हो, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है बहुत ऊंची, तो बिल्डिंग बनते समय अगर बच्चा ईंट धो रहा है, उसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, तो वो गिर जाए, चोट लग जाए उसको, तो परिसंकट में नियोजन हो जाएगा उसके लिए। मतलब ऐसे किसी काम में बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा जहां उनके जीवन को खतरा हो, तो इसी को बोलते हैं परिसंकट में नियोजन। तो इन तीनों जगह काम पर नहीं लगाया जाएगा, किनको, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। और शिक्षा का अधिकार कितने से कितने उम्र तक के बच्चों को है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। मतलब कम से कम प्राइमरी शिक्षा तो दो, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा मूल अधिकार है। जब प्राइमरी शिक्षा दोगे उसके बाद कहीं काम पे लगाओ।
तो ये बना दिया गया कि काम पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन फिर भी लोग डटे रहते हैं। लोगों को क्या है, पैसे बचने चाहिए। एक बच्चा 20 रुपये में काम कर देगा, वही आदमी 100 रुपये में काम करेगा, लेकिन मजबूरी है वो तो काम करेगा। फिर देखो, तब सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए और उन कानूनों के तहत दंड का प्रावधान किया कि अगर बच्चों का नियोजन किया जाएगा या बच्चों को काम पे लगाया जाएगा तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। पहला अधिनियम बनाया बाल श्रम प्रतिषेध नियम अधिनियम 1986 में। 86 में अधिनियम आया और इसमें ये बात कही गई कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद फिर कारखाना अधिनियम है, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, इसमें भी प्रावधान है कि बच्चों को काम पे नहीं लगाया जाएगा। बीड़ी और सिगार, बीड़ी होती है बहुत पतली पतली बनाई जाती है, तो बच्चे होते हैं उनकी उंगलियां पतली होती हैं तो वो जल्दी से उसको बाइंड कर देते हैं, इसलिए बच्चों को। और पटाखा फैक्ट्री होती है जहाँ पटाखे बनाए जाते हैं, वहाँ भी सोचो इतनी खतरनाक जगह जहाँ उस बारूद से बच्चे के फेफड़े खराब हो सकते हैं, उसको डिजीज हो सकती है और उसको अगर विस्फोट हो जाए तो वो मर भी सकता है, लेकिन उन कारखानों में भी बच्चों को लगाया जाता था। तो ये है, तो बीड़ी सिगार मतलब इसमें कर्मकार अधिनियम 1966 में आया था। तो इससे इस बीड़ी और सिगार वाले उद्योग में बच्चों को प्रतिबंधित किया गया था कि वहाँ बच्चे काम नहीं कर सकते। फिर बाल श्रम ये वाला अधिनियम है, इस अधिनियम को संशोधित किया गया इस अधिनियम द्वारा। तो इसमें संशोधन किया गया कि बाल श्रम निषेध एवं विनिमय संशोधन अधिनियम 2016 86 वाले का जब 16 में संशोधन किया गया तो इसमें हालांकि बहुत सारी कैटेगरी की गई कि जैसे एक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली है जो सबसे चर्चा में रहती है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो पारिवारिक उद्योग में काम कर सकते हैं, पारिवारिक व्यवसाय में काम कर सकते हैं। तो पारिवारिक व्यवसाय क्या होता है, सोचो जैसे कि किसी के घर में क्या है, खोया बनाया जाता है दूध से। तो भैंसें हैं, भैंसें पाल रखी हैं, तो भैंसों को चारा देना या वो खोया बनाना या थोड़ा उसमें हाथ बटाना ऐसा कर सकता है। मान लो किसी के घर पे क्या है, डलिया बनाने का उद्योग है या पापड़ बनाने का उद्योग है, तो उसमें थोड़ा बहुत हाथ बटा सकता है, तो ये कर सकता है। लेकिन इस पर भी कई विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि बच्चा एक तो स्कूल में जाएगा, स्कूल के बाद उसको खेलने का भी समय चाहिए, जब तक खेलेगा नहीं तब तक चौमुखी विकास कैसे होगा। और मूल अधिकारों का सोचो, पहले ही दिन मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार संविधान में क्यों जोड़े गए, ताकि लोगों का चौमुखी विकास हो, लोगों का हर तरीके से विकास हो। अब उसको टाइम नहीं मिलेगा, होमवर्क नहीं कर पाएगा, खेल नहीं पाएगा अपने दोस्तों के साथ, तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ये प्रावधान जोड़ा गया, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पारिवारिक व्यवसाय में काम कर सकेंगे, परिवार में जो व्यवसाय होता है उसमें काम कर सकेंगे। अब परिवार में बहुत सारे व्यवसाय हमने जैसे बताया आपको कि डलिया बनाने का व्यवसाय होता है, पापड़ बनाने का व्यवसाय होता है या और कोई छोटा मोटा व्यवसाय, उसमें हाथ बटा सकता है। फिर ये मैंने नोट कुछ आपको दिए हैं यहाँ पे, इसे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये दिवस खूब पूछे जाते हैं। अब श्रम कानून पढ़ रहे हो तो इसके साथ में ही बच्चों को निषेध किया जा रहा है ऐसे खतरनाक कामों में लगाने के लिए, तो वहाँ पे एक दिवस भी देख लीजिए, तो है 12 जून। अच्छा, अब ये मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, इनका आंसर आप खुद ढूंढ के हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि विश्व पर्यावरण दिवस अभी मनाया हमने, अभी तो मैं अभी बताऊंगा नहीं, 1-2 दिन की बात है। फेसबुक पे आप खूब कमेंट कर रहे थे और फोटो वोटो डाल रहे थे पेड़ लगा के। विश्व श्रमिक दिवस, ये भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये कब मनाया जाता है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको याद करना। और मनोदर्पण ऐप क्या है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके आप लिखते जाओ। देखो मैं पहले पढ़ाता था तो मैं लिख के पढ़ाता था, समझाता है, उसमें क्या होता है आप नोट नहीं कर पाते हो। अभी क्या है मैं पूरा लिख के समझा देता हूँ, तो इसका क्या है आप स्क्रीनशॉट लेके या लिख के इसको आप अपने नोट्स बनाते रहते हो। और पढ़ने का तभी फ़ायदा है, पढ़ते कितना भी रहो, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, रिविजन नहीं करोगे, कुछ याद नहीं होने वाला। मतलब जो पढ़ा है तो कम से कम 7 दिन के बाद या तो उसको वीडियो को रिवाइज करके देखो या फिर अपने नोट्स बनाओ तो नोट्स को देखो, वो जैसी सहूलियत आपको लगती है वैसा देखो। मुझे तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि आजकल बच्चे लेट के पढ़ते हैं मोबाइल, तो थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ाओ, नहीं तो वो सो जाते हैं, हो सकता है ऐसा हो। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको इससे फ़ायदा होता है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहो, हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छे वीडियो लाएंगे आपके लिए। धन्यवाद।